बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अबू शाम। आज से तकरीबन 9 माह कबल मरी में पेश आने वाला सानिया यकीनी तौर पर आपको याद होगा। पाकिस्तान में पिछले कुछ अरसे से एक ट्रेंड चला था और एक शौक पैदा हुआ था। इससे पहले मरी या इन इलाकों में गर्मियों में लोग जाया करते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये हो रहा है कि लोग बर्फबारी देखने भी जाने लगे हैं। तो गुजरे इन सर्दियों में मरी में सियाहों की एक बड़ी तादाद पहुंच गई थी और उसके बाद ये हुआ था कि रास्ते बंद हो गए थे, ऊपर से बर्फबारी थी और हजारों गाड़ियां जो हैं वो इसमें फंस गई थी। उसके बाद जो सूरत हाल हुई उससे भी आप आगाह हैं कि वहां पे मरी माफिया के जो किरदार ने ना सिर्फ ये कि दर्जनों लोगों को मार दिया था, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम किया था और पाकिस्तान को इसी एक सानिए की वजह से दुनिया भर में शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। हुआ ये था कि वहाँ का जो होटल माफिया है या दीगर कारोबारी भी उनमें शामिल थे और इसके साथ दीगर लोग भी शामिल थे जो बर्फ फेंक कर गाड़ियों को मजीद फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो होटल माफिया ने क्या किया था कि जो कमरा आपको आम दिनों में 4,000 रुपए में मिल जाता था, तो उन दिनों में उस कमरे का किराया 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपए तक पहुंच गया था। उसके साथ एक अगर आप बात करें 20 या 30 रुपए के एक पके हुए या उबले हुए अंडे की, तो वो 150 से 200 रुपए तक बिका था। इसके साथ दीगर अशिया की कीमतें भी कुछ ऐसी थी और ये जो किरदार है इसके खिलाफ पाकिस्तान में मरी माफिया का एक ट्रेंड चला था और हर पाकिस्तानी के साथ तकरीबन दुनिया भर से मरी माफिया को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे कह दूं कि एक मरी माफिया नहीं है, पाकिस्तान में हम सब माफिया हैं, अपने वक्त के, अपने इलाके के और अपनी हदूद के। आपको ये भी याद होगा कि कोविड के दिनों में यहाँ पे भी ये सूरत हाल हुई थी कि ये जो फेस मास्क होता है आम दिनों में ये 5 से 10 रुपए का, अभी भी आपको 10 रुपए का या 5 रुपए का मिल जाएगा। और उन दिनों में यानी कि 2020 में जब कोविड आया और फेस मास्क की जरूरत पड़ी, तो उस वक्त ये फेस मास्क 50 रुपए का बिका था। डिटोल की जो बोतल आपको 100 रुपए की मिल जाती है, उन दिनों में 500 रुपए की बिकी थी। उसके साथ दीगर अशिया, उनकी कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई थी। तो ये उस वक्त भी मरी माफिया का किरदार था। आज अगर हम बात करें सिलाब की और सिलाब ज़दा इलाकों की, तो यहाँ पर भी माफिया है जो सरगर्म हो चुका है और वो लोग जो कल तक मरी माफिया के खिलाफ ट्रेंड चला रहे थे, आज खुद आवाम को लूट रहे हैं। अगर हम बात करें सब्जी मंडी की, ज़ाहिर बात है टमाटर या इसके साथ दीगर जो सब्जियां हैं इनकी सप्लाई कुछ कम ज़रूर हुई है, लेकिन इस हद तक नहीं हुई कि इसके जो रेट बढ़ा गए हैं, ये भी वक्त से फ़ायदा उठाने की बात है। इसके साथ सब्जी मंडी की बात करें तो जो सब्जी मंडी है, यकीनी तौर पर आपने भी देखी होगी कि सब्जी मंडी डेरा इसमाइल खान की जो सब्जी मंडी है, ये एक बड़ी सब्जी मंडी है और इसके बड़े बड़े गोदाम हैं इन आड़तियों के, इन ताजरों के। तो सूरत हाल ये है कि यहाँ से हम सिर्फ 2 आइटम ले लेते हैं, एक आलू, एक प्याज। ये हर घर की और हर वक्त की ज़रूरत है। तो जिस दिन सैलाब आया उससे पहले आलू और प्याज 30 से 40 या इसको बोलें कि ये 50 रुपए किलो तक ही बिक रहा था, लेकिन जैसे सैलाब आया तो उसके साथ इसकी कीमतें जो हैं, आलू 150-200 रुपए किलो और प्याज 250 से 300 रुपए किलो तक पहुंच गया। इसके साथ अगर हम बात करें वक्त की ज़रूरत की, खेमे खेमे इस वक्त इस इलाके में सबसे बड़ी ज़रूरत है। जो लोग बेघर हो चुके हैं या जिनके सर पर छत बाकी नहीं रही और वो खुले आसमान तले हैं, तो उनकी जो पहली ज़रूरत है वो खेमा है, क्योंकि फौरी तौर पर बहाली का ये अमल मुकम्मल नहीं हो सकता और इसको बहाली का जो अमल है घर बनाना, इसमें वक्त लगेगा। तो खेमा जो है उसकी बुनियादी ज़रूरत में शामिल है। जिस तरह खुराक है, पानी है या दीगर अशिया हैं, इसके साथ खेमा भी ज़रूरी है। तो आम से खेमे की कीमत जो मार्केट में सैलाब आने से पहले थी, उसकी कीमत 4 से 4,500 रुपये थी और इस वक्त जो खेमे की कीमत है वो 15,000 रुपये से 20,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। यानी जिसका जहाँ पे भी बस चल रहा है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इन मुतासरीन को, इन उजड़े लोगों को अपने हाथों ही नोच डाले या लूट ले। ये मैं आपको डेरा इसमाइल खान शहर की सूरत हाल बता रहा हूँ, जबकि इसके साथ देहातों में
जो इलाके कटे हुए हैं, जिनके रास्ते मुश्किल है या जो इलाके मुतासर हो चुके हैं, वहाँ पर तो महंगाई की सूरत हाल इससे भी बदतर है। अभी अगर मैं बात करूँ एक आटा पिसाई की, उस दिन मैंने एक पोस्ट भी की थी, उसमें यह है कि द्रब रोड पर एक गांव आता है रस्मल खान से 20 किलोमीटर के फासले पर, जो CRPC नहर है इसके साथ खुत्ती खुत्ती गांव है। वहाँ पे जो है सोलर चक्कियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ पे माफिया की ये पोजीशन थी, 3 या 4 सोलर चक्कियाँ मौजूद हैं, उनका गठजोड़ हुआ। इससे पहले सैलाब आने से पहले जो फी किलो आटे की पिसाई थी वो 3 रुपये फी किलो थी। ये जो 50 किलो का गंदम का बैग होता है जिसको गट्टू बोलते हैं, 3 रुपये फी किलो के हिसाब से इसकी पिसाई जो है वो 150 रुपये में हो जाती थी। तो इसके साथ जब सैलाब आया और रास्ते बंद हुए तो उसके बाद इन चक्कियों की ये पोजीशन हुई कि ये जो 150 रुपये में 50 किलो गंदम की पिसाई हो जाती थी, उसका रेट उन्होंने बढ़ाकर 900 रुपये कर दिया। यानी 50 किलो गंदम की पिसाई का जो मुआवजा है वो 900 रुपये, 150 रुपये से 900 रुपये। तो अब कोई जाके इस चक्की माफिया से पूछे कि आपकी कौन सी सप्लाई रुकी है, सैलाबी रास्ते बंद होने की वजह से आप अल्लाह के अता करदा सूरज की शोम से चक्की चला रहे हैं और हालत आपने ये बना दी। तो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें ताकि मुआशरे में ऐसे किरदार को हम ख़त्म कर सकें। इसके साथ एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो आपसे शेयर कर देते हैं। गुज़श्ता रोज़ ज़िला टांग के इलाके गरब बलोच में एक फलाई तंजीम की तरफ से एक ट्रक जो है वो खुराक का वो वहाँ पे पहुँचा गरब बलोच में। तो हालत वहाँ पे ये हुई कि वो जो लोग थे भूखे प्यासे, वो इस ट्रक पे टूट पड़े और इस ट्रक के सामान को लूटने की कोशिश की और इसके साथ हंगामा आरई भी हुई, जिसके बाद पुलिस वहाँ पे पहुँची, उन्होंने दिखा किया और जो खुराक से भरा ट्रक जो उन्हीं लोगों के लिए गया था वो वापस हो गया और वो जो भूखे थे वो भूखे ही रह गए। और जो बताया जा रहा है कि जो खुराक का ट्रक वहाँ पे पहुँचा था तो वो इस गांव के लिए जो गरब बलोच है इसके लिए काफ़ी था और खुराक इससे भी ज़्यादा थी। अगर ये सुकून से आराम से इसकी तकसीम हो जाती तो जो कई दिनों से भूखे थे वो मज़ीद भूखे ना रहते। तो सैलाबज़दा इलाकों में माफिया के किरदार और जो तकसीम के वक्त अफरा तफरी है या लूट मार का जो सिलसिला शुरू हो रहा है, इस पर गुफ्तगू के बाद अब हम आते हैं दीगर ख़बरों की तरफ। तो इसमें यह है कि आने वाले तारीख के इस खौफनाक सैलाब में जहाँ पर आबादियाँ मुतासर हुई तो वहाँ पर रस्मल खान की ज़राअत भी काफ़ी मुतासर हुई कि आने वाले इस सैलाब में यहाँ पे 61,000 एकड़ जो है ज़री एरिया वो मुतासर हुआ है। इस एरिया में भी रेस्क्यू की ज़रूरत है। जो फसलें हैं, गन्ना या दीगर फसलें जो इस वक्त की फसलें हैं, उनको भी किसी हद तक महफूज बनाना लाजमी है। तो इस पर भी रेस्क्यू ऑपरेशन की ज़रूरत है और जो इतलात हैं कि ज़िले इंतज़ामिया ने इस पर थोड़े बहुत वो इंतज़ामात भी किए हैं और ज़री एरिया के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इसकी बहाली का भी अमल है और ये खासा तवील अमल है। अगर हम बात करें CRBC नहर की, चश्मा रेड बैंक कैनाल की, तो ये शदीद मुतासर हो चुकी है और मेरे ख्याल में इस पे वक्त लगेगा और शायद वक्त लगने के साथ भी इसकी तामीर या जो मुरम्मत है वो मुकम्मल हो जाए। सूरत हाल ये है कि 2010 के सैलाब में CRBC नहर का ये जो एरिया है खुत्ती से जनूब की तरफ, यहाँ पे ये शदीद मुतासर हो चुका था 2010 के सैलाब में, आज से 12 साल पहले। और कई बार इसकी निशानदेही हमने भी की है कि CRBC के इस हिस्से को जो है ना वो मुरम्मत कर लिया जाए, लेकिन नहीं हुआ। उन 12 साल में नहीं हुआ तो अब तो और भी ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं। तो देखते हैं कि CRBC जो हमारी ज़राअत की बका है इस पे कितना काम होता है और कब शुरू होता है, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है सैलाब में नुकसानात की, वो मैं आपको बता दूं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक सैलाब में जो है 20 अमवात हुई हैं और 85 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। 3900 घर और 236 गाँव मुतासर हुए हैं। ये रस्मल खान के हैं। जबकि अगर हम टांग की बात करें तो टांग के जो है ना वो 70 गाँव जो है वो मुतासर हुआ है। इसके साथ रस्मल खान में 31 जो सरकारी स्कूल थे वो भी मुतासर हुए हैं। 3 रोज़ कबल ज़िले इंतज़ामिया रस्मल खान ने बनू रोड को जो है मुरम्मत करके उस पर ट्रैफिक की रवानी बहाल कर दी और गुज़श्ता रोज़ जो है चश्मा रोड को भी बहाल कर दिया। इसके साथ अब जो मसला पैदा हो रहा है वो है द्रबन रोड और इसके साथ हो गया इंडस हाईवे परोआ रोड। तो यहाँ पे इनको अभी तक बहाल नहीं किया जा सका। डेरा इसमाइल खान से द्रबन कलां जो रोड है इस पर सकू के मकाम जो है इससे आगे जो पुल है वहाँ पे कश्तियाँ
اور جو ہے نا رسیوں کی مدد سے اس طرح عوام کو وہ پانی اور جو ندی ہے یا کھڈ ہے اسے پار کرانے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ جبکہ اگر ہم تحصیل پرو کی بات کریں، تحصیل ہیڈ کوارٹر پرو سے آگے جو روڈ ٹوٹے ہوئے تھے مکڑ ٹرین سے آگے، تو ان پہ بحالی کا کام ابھی تک شروع نہیں ہو سکا، اور وہاں پہ کوئی کشتی یا اس قسم کے انتظامات بھی موجود نہیں ہیں۔ ابھی تک ان علاقوں میں بجلی کی بحالی کا کام بھی شروع نہیں ہو سکا، اور اس کے ساتھ دیگر مسائل بھی ابھی تک موجود ہیں۔ جو فلاحی تنظیمیں ہیں اور اس کے ساتھ جو دیگر لوگ ہیں ڈیر اسماعیل خان کے، تو وہ بھی اپنا بہترین کردار ادا کر رہے ہیں، اور ایک اطلاع کے مطابق جو محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی ہے اس کے مطابق 5 ستمبر سے ایک بار پھر بارشیں شروع ہونے والی ہیں۔ تو میرے خیال میں محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق ہمارے پاس 4 سے 5 دن ہیں جن میں ہمیں جو ہے نا ریسکیو اینڈ ریلیف جو آپریشن چلتا ہے اس کو مزید تیز کر دیا جائے، اور کم سے کم 5 ستمبر سے پہلے یہ جو آپریشن ہے یہ مکمل ہو جائے۔ خدا نہ کرے کہ دوبارہ بارشیں شروع ہو تو اس میں مزید جو ہے مسائل بڑھیں گے اور رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ تو ضلعی انتظامیہ کی ایک رپورٹ کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا جو نقصانات کے حوالے سے ہی ہے۔ تو اس رپورٹ کے مطابق اس میں ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ ڈیر اسماعیل خان کے ان علاقوں میں کم سے کم 10 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔